guys, so today we are going to start the chapter. हमने इसका फर्स्ट पार्ट कर लिया था, है ना। फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको टिल अकबर तक करा दिया था, जहांगीर एक सेकेंड, हुमायूं तक का करा दिया था। जहांगीर वाला पीरियड हमें इसमें स्टार्ट करना है, ठीक है। अच्छा, ये वाले में मैंने आपको ये पूरा डिटेलिंग दी थी कि ये कब से कब तक चला, 16 से 19 सेंचुरी तक चला, ठीक है, बिल्कुल परफेक्ट, ओके। अच्छा, इसके बाद हमने इसका ये सब पढ़ा था कि कैसे कैसे आर्ट फॉर्म्स होते थे, ये लोग किस चीज़ में, इन्होंने किस चीज़ को इन्हांस किया था, वो सब पढ़ा, ठीक है। अच्छा, इन्फ्लुएंस ऑन मुगल पेंटिंग, कहाँ से वो चीज़ ओरिजिनेट हुई, किससे लोग क्या कैसे सक्सेस करता गया, सक्सेसफुल होता गया, है ना, किस चीज़ को लेके पीक पर आया। तो पीक पॉइंट किस वजह से आया था, किस वजह से ये जो मुगल पेंटिंग थी पीक पर, जब इस्लामिक, हिंदू और यूरोपियन कल्चर और एस्थेटिक मिलकर पेंटिंग बनाई गई, उनको कंबाइन करके सोफिस्टिकेटेड, हाईली सोफिस्टिकेटेड ब्लेंड करके जो पेंटिंग बनाई ना, दैट वाज अमेजिंग, ठीक है, ओके। उसके बाद हमारे पास आ जाता है कि हमने ये वाला जो पढ़ा था कि किस चीज़ से मुगल एटलियर जो है हमारा बेसिकली वो किस चीज़ से कंसिस्टेड है। तो कैलीग्राफर, पेंटर, गिल्डर, बाइंडर, हमें ये पता है, ठीक है। जो पेंटिंग्स होती थी उसमें जो रिकॉर्ड्स होते, वो क्या रिकॉर्ड करते, डॉक्यूमेंट, उनका पर्सनल लाइफ ड्रॉ करते थे, उनके रॉयल चीज़ें ऐसा बनाते थे जो कि उनकी पर्सनालिटी को सूट करे, ऐसी पेंटिंग्स बनती थी उस टाइप का, रॉयल वाली एकदम, ठीक है, ओके। और ये जो है ये हमारे इंडियन सॉइल से ही आई है ना। प्री मुगल और पहले इंडिजियस स्कूल ऑफ पेंटिंग इन इंडिया हैड द स्ट्रॉन्ग डिस्टिंक्ट स्टाइल, एस्थेटिक और पर्पस हमारे यहाँ पे। एंड जो इंडिजिनस स्टाइल है वो किस चीज़ पे एम्फसाइज्ड ऑन व्हाट, फ्लैट पर्सपेक्टिव, स्ट्रॉन्ग यूज ऑफ विविड लाइंस, कलर पैलेट, विविड कलर पैलेट का यूज़ करना, बोल्ड मॉडलिंग ऑफ फिगर्स और 3D स्ट्रक्चर लाइक दिखाना, आर्किटेक्चर बनाना, ये सब चीज़ें, मतलब ऐसी पेंट, ऐसा पोर्ट्रेचर, ऐसा 3D फिगर बनाते थे कि दैट क्रिएट ऑप्टिकल रियलिटी, ओके। कोड सीन्स दिखाना, डिपिक्शन ऑफ एक्यूरेट फ्लोरा एंड फौना की तरफ से ज़्यादा किसका पता है, किसका वो था ऑब्सेशन, जहांगीर का, ठीक है। अच्छा, इसे लिखा हुआ है जहांगीर का था, तो उसमें उन्होंने एक पेंटिंग भी बनवाई थी, इट वॉज फैल्कन, एक पेंटिंग है इसमें जो कि जहांगीर पीरियड की है, फैल्कन बर्ड ऑन अ रेस्ट, ठीक है, रेस्ट और नेस्ट कुछ करके है वो पेंटिंग, एक मिनट में चेक कर लूँ एक बार। फैल्कन वाली होगी इसमें, वो बहुत फेमस पेंटिंग है तो कैसे नहीं होगी भाई, एक मिनट। हाँ देखो, फैल्कन बर्ड ऑन अ रेस्ट, जो मैंने पहले बताया था वही है, फैल्कन ऑन अ बर्ड रेस्ट। ये फैल्कन एक बर्ड का नाम है जो कि रेस्ट पे है, मतलब आराम कर रही है, ये एक चीज़ है, ठीक है। इसके बाद हमने क्या पढ़ा था कि अपने अकॉर्डिंग जो इनको चाहिए होता था अपनी पेंटिंग में वो चीज़, जैसे आर्टिस्टिक प्रेफरेंस होता था, अलग अलग लोगों का प्रेफरेंस है, अलग अलग इनके सब्जेक्ट्स होते थे, अलग अलग फिलोसॉफी, एस्थेटिक्स, ये सबका डिफरेंट चीज़, ठीक है, कुछ भी कॉपी नहीं। बाबर सबसे पहले हमारे मुगल एम्पायर थे जो उज़्बेकिस्तान से आए थे, करेक्ट, जिन्होंने एक बहुत अच्छा ब्लेंड दिखाया था कल्चरल बैकग्राउंड एंड एस्थेटिक सेंसिबिलिटीज का, पर्शिया के और सेंट्रल एशिया के, इनका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट, सबसे पहले इंटरेस्ट इन्होंने दिखाया हमारे आर्ट के तरफ, ये बहुत कम रहे इंडियन सॉइल के ऊपर, लेकिन बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन था इन्हें टुवर्ड्स द इंडिया, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया था, इन्होंने एक ट्रेडिशन भी स्टार्ट किया, व्हाट वाज द ट्रेडिशन, तुम्हें याद होगा मैंने बताया था, ट्रेडिशन कीपिंग ऑफ मेमोरियल्स क्या था, जिसके अंदर वो अपनी पॉलिटिकल लाइफ, अपनी पर्सनल लाइफ, अपनी पेंटिंग तरफ ऑब्सेशन, जो भी चीज़ था वो सब उसमें लिखवाते थे, बनवाते थे, क्रिएट, और नॉट ओनली रिटन बट ऑल्सो पेंटेड, ठीक है, सिर्फ कैलीग्राफ नहीं होती थी, पेंटेड भी होती थी, ओके। और दूसरा, अब यही चीज़ हर किसी ने कंटिन्यू किया, तो इनका जैसे कीपिंग ऑफ मेमोरी का एक नाम भी है, एक ट्रेडिशन स्टार्ट किया ना, अब उस चीज़ को किस चीज़ में कन्वर्ट किया, एक बुक में, दैट वॉज बाबरनामा, जिसके अंदर इन्होंने बहुत सारे अपने बताया, इनका कैसा पोर्ट्रेचर की तरफ इनका इंटरेस्ट था, ठीक है, इनकी पॉलिटिकल लाइफ क्या थी, इनकी बैकग्राउंड क्या थी, इस चीज़ में है, जिसमें से 3 आर्टिस्ट के हमारे पास मेन नाम थे। 3 आर्टिस्ट कौन से थे, रिकॉल करवा रही हूँ तुम्हें सारा। पहले 3 आर्टिस्ट कौन से थे, सबसे पहला तो हो गया बेहजाद वॉज एन मास्टर आर्टिस्ट ऑफ दैट टाइम, बाबर पीरियड के, जो कि
क्या करते थे, बियर्ड बहुत अच्छी बनाते थे। स्टिल वो जो फेसेस थे, आईज वगैरह वो नहीं बना पाते थे, वो मतलब वैसे करते थे, वो नहीं समझते हो तुम, थोड़ा मेसी बना देना वैसा, फेसेस अच्छे से नहीं बना पाते थे। लेकिन हाँ वो क्या करते थे, बियर्ड अच्छी बनाते थे बेजाद। अब उसके बाद आते हैं हमारे पास एक और पेंटर हिरात, और तीसरे कौन से थे हमारे, शाह मुजफ्फर। हिरात जो थे वो ना कलरिंग टूल में बहुत एक्सपर्ट थे, मतलब कि किसी चीज़, किसी पेंटिंग में एक फाइनल टच देना, एक बहुत अच्छा टोन दिखाना, वो चीज़, मतलब एक वो होता है ना, जैसे मान लो जब तक हम फेस बना रहे हैं, फेस में जब तक एक हम टोन नहीं देंगे, किसी किसी पॉइंट जैसे ब्लश नहीं दिया जब तक, तो वो पेंटिंग में वो पॉइंट एकदम से उभर के नहीं आएगा, पता नहीं चलेगा वो चीक्स है। तो वो पॉइंट वो बहुत अच्छे से दिखा देते हैं। एक जैसे एग्जाम्पल दिया मैंने तुमको, बाकी और भी कलर टोन देने का एक बहुत अलग अलग पॉइंट होता है, सब जगह अलग, जैसे कहीं पे शेडेड दिखाना, कहीं पे बहुत डार्क दिखाना, डिम दिखाना, डेंस दिखाना, ठीक है। शाह मुजफ्फर क्या थे, शाह मुजफ्फर का भी नाम था उसमें, शाह मुजफ्फर हेयर स्टाइल बहुत अच्छा बनाते थे पेंटिंग में, तो वो उस चीज़ के लिए उसमें मेंशन थे, ठीक है। बाबर के बाद उनके कौन बेटे हैं, हुमायूं, जिन्होंने सक्सीड किया। अब उनकी पॉलिटिकल लाइफ थोड़ी सी स्ट्रगल वाली रही, बट स्टिल उन्होंने अपना बनाया, उन्होंने स्टैब्लिश किया कोर्ट इन काबुल इन 1545, या जरूरत नहीं है। हुमायूं ने भी क्या किया, वापस से लाया वो ट्रेडिशन, आर्ट वाला, उन्होंने भी इस चीज़ को फॉलो किया, आगे बढ़ाया इस ट्रेडिशन को कि आर्ट की तरफ वो रहना, इंटरेस्ट रहना, ठीक है। अब वो लाए हमारे पास दो मास्टर आर्टिस्ट, एक तो थे मीर सैयद अली और एक थे अब्दुल समाद, ठीक है। मीर सैयद अली और अब्दुल समाद दो थे। अब अब्दुल समाद और मीर सैयद अली ये जो थे ना, अब इनमें से क्या था बताती हूँ तुम्हें, एक सेकेंड। उस टाइम पे ना जो हुमायूं जो उन्होंने एक चीज फाउंड की, व्हाट, निगार खाना इज अ काइंड ऑफ पेंटिंग वर्कशॉप विच वाज आल्सो पार्ट ऑफ हिज लाइब्रेरी आल्सो, ठीक है। जहाँ पे जो मैन्युस्क्रिप्ट पेंटिंग उनको रखा जाता था, उन्हें बनाया जाता था, वो एक काइंड ऑफ वो था निगार खाना, ठीक है, लाइब्रेरी। अब हर वह इन्होंने भी प्रोजेक्ट अपना स्टार्ट किया हमजा नामा, जैसे कि कीपिंग ऑफ माई ट्रेडिशन स्टार्ट हुआ बाय द बाबर, है ना, वैसे ही हमजा नामा बनाया किसी हुमायूं ने, अपने नाम का एक प्रोजेक्ट निकाला, जो कि पूरा किया गया बाय हिज सन अकबर। अच्छा, मैंने तुमको अकबर तक का पढ़ा दिया है ना, मैंने तुमको अकबर तक का पढ़ा दिया है, जहांगीर पीरियड रह रहा है, जहांगीर से पढ़ाना है ना, ठीक है, वही तो मैंने अकबर से पढ़ाया था, ठीक है। देखो इसके बाद देखो क्या है कि जो हमारे पेंटर थे कौन, अब्दुल समाद की पता है क्या स्पेशलिटी थी, वे कॉटन, एक छोटा सा भी कॉटन का पीस हो ना, उसकी पेंटिंग करते थे, वो फिर ओपेक वाटर कलर से, साथ ही साथ आइदर वो कितना भी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर हो वो बनाते थे, और उसके बैकवर्ड पे पेपर होता था जिसके पीछे वो स्क्रिप्ट लिखते थे, मतलब वो एक जो हमें वर्ड लिखनी होती थी, लाइक मैंने पीछे लिखते हैं वैसे, ठीक है। और पोर्ट्रेट्स बनाते थे, हिस्टोरिकल पोर्ट्रेट, सोच सकते हो साइज डजंट मैटर फॉर हिम, साइज मैटर नहीं करता उन्हें, उस एक कॉटन के पीस पे ओपेक वाटर कलर से पेंटिंग करना, वो भी कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, दैट वाज इमेजिनेबल भी नहीं है मुझे आज के टाइम हमारे लिए, ठीक है। लेकिन अगर हम चाहें तो बना सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं, लेकिन ट्राई, क्या कुछ भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है, एवरीथिंग इज पॉसिबल, इम्पॉसिबल में भी पॉसिबल शुदा है, ये बस बोलना, ठीक है। चलो सब बिगाड़ दी, कोई बात नहीं ठीक है। देखो, open air painting with trees, blossoms, soil making, which depicts the ancestral numbers of the हाँ ये मैंने बताया था कि वो कैसे फॉर्मेट, थीम, फिगर्स, कलर पैलेट सब देते थे, है, कोई भी पर्टिकुलर डोमिनेंट एलिमेंट नहीं था, मतलब कि उनकी कोई इंस्पिरेशन नहीं था, ठीक है। उनकी पेंटिंग में सेंसिबिलिटी, एक इम्पीरियल टेस्ट दिखता था अलग से ही, मतलब एक बहुत ही सोफिस्टिकेटेड वर्क दिखता था। अब उनके जो बेटे अकबर, उनका पैशन भी आर्ट की तरफ था, ठीक है। उन्होंने क्या किया, उन्होंने इतना अच्छा उनका आर्ट की तरफ था कि उन्होंने 100 आर्टिस्ट जो थे वो हायर किए पेंटिंग बनाने के लिए, कि उन्हें अच्छे से अच्छा काम चाहिए। 100 आर्टिस्ट जो कि मोस्ट स्किल्ड पर्शियन और इंडिजिनस इंडियन आर्टिस्ट थे, ठीक है। अच्छा, अकबर के बाद आए जहांगीर। जहांगीर जो उनके बेटे थे ना, उनका बस इसका अपोजिट था, उनका ये मानना था कि क्वालिटी ओवर क्वांटिटी, क्वालिटी भले एक इंसान पेंट कर रहा है, लेकिन काम मुझे परफेक्ट चाहिए, काम तुम एक हो, तुम चाहे 100 हो, तुम मुझे काम अच्छा दो,
ये उनका ये नहीं था कि मैं 100 आर्टिस्ट हायर करूँगा तो मुझे काम अच्छा मिलेगा, नहीं। तुम एक हो, तुम अगर मान लो 4 लोग मिलके भी एक अच्छा काम नहीं दे पा रहे, वही एक आदमी मिलकर अच्छा काम दे रहे, तो एक कोई चुनेंगे ना। तो एक उनका ये मानना था, एक आदमी हो लेकिन काम अच्छा, मुझे काम अच्छा मिले, ठीक है। आगे आते हैं। अब हमजा नामा जो था ना, वो बाय द अकबर, अब ये जो हमजा नामा था अकबर के पीरियड में कंप्लीट हुआ, ठीक है। अकबर के पीरियड में कंप्लीट तो हुआ, लेकिन जो यहाँ लिखा है ना, ये तरह मैं बता रही हूँ, जो अकबर के पीरियड में कंप्लीट हुआ, लेकिन पता है इसमें क्या था, इसमें क्या मेन बात थी कि जो हमजा नामा था वो अकबर को सुनने में भी और इलस्ट्रेट करने में भी, मतलब सुनने में भी और देखने में भी बहुत अच्छा लग रहा था। इसके अंदर टोटल हमजा नामा में टोटल पता है 14 वॉल्यूम्स थे, और 14 वॉल्यूम्स के अंदर 1400 इलस्ट्रेशन थी, जिसको कंप्लीट होने में 15 साल लगे, ठीक है। 15 साल लगे, जो कि 2 पर्शियन मास्टर आर्टिस्ट के सुपरविजन में कंप्लीट किया गया, विच वॉज मिर सैयद अली एंड अब्दुल समाद। ये दोनों किसके पीरियड के आर्टिस्ट हैं? अकबर के, सॉरी हुमायूं के, सॉरी माय बैड, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आता है कि ये लोग ऐसी पेंटिंग्स बनाते थे ना जिसमें 3/4 फेस दिखे, लाइक 3/4 फेस, समझ रहे हो, मतलब तुम्हारे फेस का बस कान वाला पार्ट छोड़ दो, बाकी सब दिख रहा है, एक कान नहीं दिख रहा, बस बाकी पूरा फेस दिख रहा है, तुम ये समझ लो, ठीक है। ऐसा दिखता था, 4 लिम्ब एनिमल्स दिखाना, लाइक और इनके जो कलर्स थे, रिच पैलेट ऑफ प्योर येलो, रेड, ब्राउन, ये फेवरेट थीम इनकी कलर की। अब इन्होंने क्या किया, हमारे पास एक आर्टिस्ट थे जिनका नाम था दसवंत, जिन्होंने क्या किया था, जब हमारी पेंटिंग, एक हमारे हिंदू में ना एक महाभारत होती है ना, उसको उन्होंने पर्शियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया, इलस्ट्रेट किया, और किस नाम से निकाला? रज़्मनामा। और इन्होंने क्या किया, जो हमारे एक आर्टिस्ट, हमारा क्या था, मैन्युस्क्रिप्ट भी कैलीग्राफ की गई, जिसमें 169 पेंटिंग्स थी इसी रज़्मनामा में, ठीक है, ओके। अच्छा, रामायण का भी बनाया इन्होंने, इलस्ट्रेशन ट्रांसलेट किया। अब हमारे पास एक आर्टिस्ट थे लाइक गोवर्धन एंड मिस्किन, अकबर के टाइम के आर्टिस्ट थे, अकबर के टाइम पे भी तो मास्टर आर्टिस्ट थे, तो गोवर्धन याद रखना, मिस्किन याद जरूर रखना। देखो, बाबर के टाइम पे 3 मास्टर आर्टिस्ट थे, फर्स्ट वॉज बेहजाद, सेकेंड वॉज हेरात, थर्ड वन है शाह मुजफ्फर। अब हुमायूं फिर आया, इसको याद रखने का पता है क्या है, इसको तुम ऐसे याद रखो, तुम इसको ऐसे याद रखो, भदशाह, ये कोड है, मैंने ऐसे याद किया था, भदशाह। भदशाह का मतलब समझ रहे हो? बेहजाद, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, शाहजहां लास्ट है क्या? एक मिनट दो मुझे। अकबर, जहांगीर, हाँ, शाहजहां के पास कोई नहीं है ना, मुझे ये चेक करना है। औरंगजेब, हाँ, देखो भदशाह में जो लास्ट में मैंने ए लगाया है, वही मैं याद नहीं आ रहा था कि मैंने लास्ट का ए किस लिए लगाया है, ये जो है ये औरंगजेब के लिए, ठीक है। तो अब यहाँ पे तुम समझ रहे हो, भदशाह वॉज फॉर बेहजाद, and H for Humayun, and A for Akbar, and J for Jahangir, S for Shahjahan, and A for औरंगजेब। औरंगजेब के हाथ से ही डिक्लिनेशन स्टार्ट हो गया था पेंटिंग में, ये पता है ना तुम्हें? ठीक है, चलो ओके ना, अच्छा नहीं पता तो मैंने बता दिया, कोई बात नहीं, मैं हूँ यहाँ पे तुम्हारे लिए, बताऊँगी तुम्हें सब कुछ, ठीक है। अब इन्होंने भी अपना एक काम उठाया, मिस्किन ने बनाई क्या, मिस्किन, अकबर के टाइम पे कौन फेमस आर्टिस्ट आए?
जिन्होंने बनाई अकबरनामा। अकबरनामा में उनके कोर्ट सीन, उनके पॉलिटिकल लाइफ, उनकी पर्सनल लाइफ सब दिखाया जा रहा है, करेक्ट? ठीक है। अच्छा, इन्होंने एक पेंटिंग बनाई थी मधुरा एंड चाइल्ड वाली, जो मैंने तुम बताई थी, ओपेक वाटर कलर से बनाई थी, कॉटन के ऊपर, पीछे पेपर लगा हुआ था, साथ ही साथ उस पर क्या था, एक वर्जन मेरी है जो कि ड्रेप्ड है क्लासिकल मैनर में, और अटैचमेंट डिस्प्ले, इसमें एक अटैचमेंट दिखाया गया किसके बीच में, एक मदर एंड चाइल्ड के बीच में, जो उनका लव है, उनका एक दूसरे की तरफ जो इमोशनल टच है। देखो, तुम्हें बस नाम याद रखना है। मैंने भी अपने टाइम पे ये पूरी कहानी नहीं पढ़ी थी, इसके पेंटिंग में क्या डिस्क्रिप्शन, मैंने बस टॉपिक याद रखा था। टॉपिक से तुम खुद लिख सकते हो, क्योंकि देखो पेंटिंग देख के तुम्हें क्या समझ आता है वो तुम्हारे विजुअल से। तुम पेंटिंग देख के क्या उसको देख के क्या समझ आया, वो एनसीईआरटी में लिखा, तो तुम्हें देख के क्या समझ आता है, तुम वो लिखोगे तभी तुम्हें नंबर मिलेंगे। अब मदोना एंड चाइल्ड में तुम्हें क्या समझ आ रहा है, एक बस इतना याद रखना कि एक पेंटिंग जब देखोगे ना तो तुम्हें यही दिखेगा। पेंटिंग में क्या है, एक लेडी है जो एक बच्चे को लेके खड़ी है, तो उसका मतलब क्या है कि जो मदर और चाइल्ड के बीच में जो लव दिखाया है, उनका जो प्यार दिखाया गया, उनकी इमोशनल टच दिखाया गया है, ये सब चीज़ें उसमें विजुअलाइज, उसमें डिपिक्टेड है। ठीक है, ये याद रखना। बाकी जो फीमेल मदर है, फीमेल लेडी मतलब मदर है, उसने एक क्लासिकल मैनर में साड़ी पहन रखी। ठीक है, इतना क्या याद रखना है, तो बताओ अब क्या इससे ज़्यादा डिफिकल्ट तुम्हें क्या मिलेगा? मतलब ये डिफिकल्ट ऐसे कहोगे तो फिर डिफिकल्ट को तो तुम डिफिकल्ट का बाप बोलोगे। ठीक है, अच्छा, ओके, नाउ ये पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैं तुम बता रही हूँ, एक मिनट। अच्छा, अब देखो, हमारे जो प्रिंस सलीम है ना, हमारे प्रिंस सलीम, हमारे जहांगीर जो थे, उन्होंने शो किया था इंटरेस्ट इन आर्ट फ्रॉम एन अर्ली एज, बहुत स्टार्टिंग एज से, जैसे उनके फादर जैसा नहीं, अकबर जैसा नहीं, उन्होंने बहुत अच्छा, उनका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। अच्छा, यही है पेंटिंग मदोना एंड चाइल्ड वाली। ठीक है, देखो तुम्हें यही दिख रहा है, मदर एंड बच्चे के बीच का जो वो है, यही है ना? हाँ, देखो यही है। ये सब नहीं पूछता कैलिफोर्निया, अगर तुम्हारे दिमाग में ये क्वेश्चन है क्या मुझे ये याद रखना पड़ेगा ये कब बनाई थी, कहाँ बनाई थी, किसी ईयर में बनाई थी, नहीं, कोई जरूरत नहीं है। बस याद रखो कौन सी पीरियड में कौन सी पेंटिंग बनाई थी, किसने बनाई थी, इतना याद रखना है, डॉक्टर। और मधुना एंड चाइल्ड की तो आई गेस वो भी नहीं है किसने बनाई थी, हाँ नहीं है, याद रख, इतना ढूंढना ही क्यों है, गूगल पे जाकर सर्च मारोगे, अगर याद रखा तो रखो, फिर क्या जा रहा है, अच्छा ही है। पर इतना ज़्यादा उससे क्वेश्चन नहीं आता पेपर में कि तुम्हें इसका नाम भी लिखो, तुम इसके आर्टिस्ट का नाम भी लिखो। जिस पेंटिंग का आर्टिस्ट ज़रूरी है वो तुम्हें पढ़ाऊंगी, वो मैं तुम्हें रटवाऊंगी, तुम्हें समझाऊंगी, ठीक है, तुम्हारे दिमाग में घुसाऊंगी, वो चीज़ तो तुम्हें बता के रहूँगी। ठीक है, अच्छा, अब देखो, जो हमारे जहांगीर थे, दैट जहांगीर है ना, उनको क्या था, उनका बहुत क्यूरियस टेस्ट था और एनकरेज करते थे डेलीगेट ऑब्जर्वेशन को। मतलब उनकी पेंटिंग्स, उनके पीरियड की जो पेंटिंग थी, जैसे मैंने कहा, ही अकॉर्डिंग टू हिम क्वालिटी ओवर क्वांटिटी मैटर्स उनके लिए। ठीक है, क्योंकि वो जब पेंटिंग चाहते थे ना, उसमें एक माइन्यूट से माइन्यूट डिटेल भी होनी चाहिए। अगर जैसे पंख, जैसे मान लो फैल्कन वाला बर्ड रेस्ट वाली जो पेंटिंग है, अगर वो जो पंख है, जो फैल्कन है, अगर उसके पंख है, पंख में अगर 24 वो फेदर्स है ना, मतलब वो जो उसकी विंग्स है उसमें अगर 24 फेदर्स है, तो 24 बनाओ, जितनी डिस्टेंस पे तुम उतनी डिस्टेंस पे बनाओ, ऐसी डिटेलिंग चाहिए, माइन्यूट से माइन्यूट डिटेलिंग उसमें मेंशन होनी चाहिए, समझे? अच्छा, फिर उसके बाद जहांगीर एम्प्लॉयड अक्का रिजा, उन्होंने एक ईरानियन पेंटर को हायर किया, हुज नेम वाज अक्का रिजा। ठीक है, और उनका जो बेटा अबुल हसन, जिसने पैरेलल सोफिस्टिकेशन इन पेंटिंग, ठीक है, अक्का रिजा, उनका बेटा कौन था? अबुल हसन। Despite the formalized and established imperial atelier of Akbar, the keen patron Jahangir rebelled to set his own atelier. उसने अपना खुद का एटलियर, उसने उसको आगे बढ़ाने की जगह क्या किया, उसने अपना खुद का एटलियर सेट किया। Prince Salim came to be known as Jahangir the world seizure, क्योंकि इन्होंने वो जो थ्रोन था ना, that throne लेकर आए वो इलाहाबाद से लौटते हुए।
तो जैसे हम तुजुक-ई जहांगीरी के नाम से भी एक था इनका, मेमोर ऑफ जहांगीर में एक चीज़ है मतलब तुजुक-ई जहांगीर द मेमोर्स ऑफ जहांगीर, है ना। ये जैसे सबका एक वो था जहाँ, इसमें जहांगीर नामा आई गेस नहीं लिखा है ना, एक मिनट, जहांगीर नामा नहीं है इनका, क्या था, नहीं है, देखो जहांगीर नामा भी है। अभी थोड़ा कंफ्यूज जाती हूँ कभी, पढ़ा तो मैंने भी है, पढ़ा तो पढ़ा भी नहीं हूँ, ठीक है। तो तुजुक-ई जहांगीरी जो एक मेमोयर है इनके जहांगीर का, उसमें इनका ग्रेट इंटरेस्ट दिखाया गया है आर्ट में, कैसा इंटरेस्ट था, इनकी क्या क्या अचीवमेंट्स रही हैं, है ना। ये सब चीज़ें देखने में, फ्लोरा एंड फौना में इनका कितना ज़्यादा इंटरेस्ट है, ये सब चीज़ें दिखाया गया है। मुगल पेंटिंग अचीव नेचुरलिज्म एंड साइंटिफिक एक्यूरेसी। अच्छा ये मत भूलना, एक पॉइंट है, प्लस पॉइंट है, दैट इज जहांगीर इज नोन एज द वर्ल्ड ईजियर, ठीक है। क्यों? क्योंकि दैट ही when he was returning from the Allahabad, he acquired the Mughal throne, ठीक है, okay. The curiosity and wonderment that he emperor had for nature and people around him is reflected in the work that he commissioned. In contrast to the Akbar atelier where the work was हाँ देखो, जो मैंने तुम्हें कहा था that the Jahangir atelier gave preference to a lesser number but quality of work produced by a single master artist. भले प्रेफरेंस अगर आर्टिस्ट कम हो उसके एटलियर में, लेकिन जो काम होना चाहिए उसकी क्वालिटी बाय सिंगल मास्टर आर्टिस्ट ही होगी। भले एक सिंगल मास्टर आर्टिस्ट के थ्रू हो, लेकिन क्वालिटी ऑफ आर्ट वर्क बेटर होना चाहिए। अब मुरक्कस इंडिविजुअल पेंटिंग टू बी माउंटेड इन एल्बम बिकेम पॉपुलर अंडर जहांगीर पैटर्न। जो मुरक्कस था वो उनके एल्बम में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया था अंडर द जहांगीर पैटर्नेज। अब उसके बाद देखो इनकी जो मार्जिन्स होती थी पेंटिंग्स की, वो कैसे इल्यूमिनेट होती थी, हाईली इल्यूमिनेटेड इन गोल्ड में इल्यूमिनेट करते थे, एम्बलिश्ड विद फ्लोरा एंड फौना, अपन पॉइज्ड ह्यूमन फिगर्स। इसमें क्या मतलब, गोल्ड का बॉर्डरिंग होता था, ठीक है, मार्जिन्स बनते थे गोल्ड से, हाईली उसका यूज़ होता था, फ्लोरा एंड फौना दिखाई जाती थी, जैसे उनका ऑब्सेशन टुवर्ड्स, और ह्यूमन फिगर्स दिखाई जाती थी। वॉर सीन्स, पोर्ट्रेट्स, नरेटिव एंड स्टोरी टेलिंग प्रिवेलेंट इन अकबर स्टाइल वर ओवरटेकन बाय माइन्यूट डिटेल्स एंड रिफाइंड रेंडरिंग ऑफ लैविश कोर्ट सीन्स, एरिस्टोक्रेसी। ये सब थीम्स है, ये थीम्स मत भूलना, ये थीम्स है ये सब, ठीक है। तो ये वाला पैराग्राफ तो कतई मत भूलना, ये वाला जो है ये थीम है, ठीक है, ये थीम है, और ये इम्पॉर्टेंट भी है, मत भूलना, ठीक है। जहांगीर भी उसमें थीम आ रहा है। जहांगीर वॉज प्रेजेंटेड विद पेंटिंग डेकोरेटिव ऑब्जेक्ट्स डिपिक्टिंग हाई आर्ट फ्रॉम यूरोप एज गिफ्ट फ्रॉम द यूरोपियन। ये सब जानने की जरूरत है तुम्हें। मतलब मैं सच बताऊँ तो मैंने पता है एनसीईआरटी पढ़ने मुझे करने थोड़ा आ रहा था, तो मैंने पता है क्या किया था, मैंने एक बार वीडियो मतलब अपने आप में दिमाग में पढ़ा था पूरा देख के, ठीक है। उसके बाद मैंने उसको रिवाइज किया दोबारा बिना देखे, एज अ स्टोरी याद किया, बिल्कुल मैं जैसे तुम्हें समझा रही हूँ ना, तुम इसको एज अ स्टोरी लेके चलो, एज अ स्टोरी लेके सुनोगे, तुम्हें जब भी जैसे क्वेश्चन आया तो हिट करेगा वो स्टोरी पूरा, वो स्टोरी का एक वो पर्टिकुलर पार्ट खुद हिट कर जाएगा। जब तुम स्टोरी को 2 से 3 बार खुद अपने बिना देखे रटोगे ना, बिना देखे बोलोगे, रटने की जरूरत नहीं है, तुम उसको स्टोरी की तरह सुनो। देखो मैं तुम्हें समझा रही, तुम समझो, तुम उसे सुनो, तुम उसे ध्यान रखो, एज अ स्टोरी सुने, तो तुम्हें मैं कंटिन्यूसली बोले जा रही हूँ, तुम्हें सुनाए जा रही हूँ, ताकि तुम्हारे दिमाग में घुसता जाए एज अ स्टोरी, तो तुम एज अ स्टोरी समझो, ठीक है। ये स्टोरी है बेसिकली, एज अ स्टोरी समझो, जिसमें कॉन्सेप्ट बता दें ना, बस ये बनाया बनाया तो हर चीज़ में कॉमन है, फ्लोरा एंड फौना किसमें कॉमन नहीं है, किस पेंटिंग में नहीं बनाते तो, और ह्यूमन फिगर किस पेंटिंग में नहीं बनाते भाई, सब चीज़ें बनाते हो, ये हर चीज़ मेंशन कर रहा है, तो ये हर चीज़ में तुम मेंशन तो पेंटिंग ही पड़ेगी, ऑब्वियस है ना, ये सब तो मेंशन करनी ही पड़ेगी, ठीक है। अच्छा, अभी अगर मैं तुम्हें बोल दूँ कि लाइक तुम अपने जो पेंटिंग है उसमें क्या क्या बनाओगे, अगर तुम्हें कोई रॉयल टाइप का बनाना, क्या बताओगे, बोलोगे कोर्ट सीन बना
देंगे हम, उस टाइम का जो डिस्कशन पीरियड था वो बना देंगे, फाइटिंग सीन बना देंगे, बैटल वॉर वगैरह, उनके जो एरिस्टोक्रेसी है, ठीक है, और उनकी जो रॉयल पर्सनैलिटी दिखा सकते हैं हम उसकी उनके में। तो ये अपने आप आइडिया लगे कि उस टाइम लोग मतलब जो उस टाइम का रियलिटी था ना, तुम्हें उसको यहाँ लिखना है कि वो लोग क्या पहनते थे, वो लोग कैसे दिख, तो बस तुम्हें क्या करना है, तुम्हें सब बताना है। अब उस एंड में लिख देना है डिपिक्टेड इन द पेंटिंग ऑफ दैट पीरियड ऑफ दैट टाइम। बस क्या करना है तुम्हें, रियलिटी लिखनी है, लास्ट में लिख देना है डिपिक्टेड इन द पेंटिंग ऑफ दैट टाइम ऑफ दैट पेंटिंग ऑफ दैट पीरियड ऑफ दैट पर्टिकुलर जो भी टाइम वगैरह जो था, जो भी उस वक्त तुम्हें लिखना हो, तुम पूछो क्वेश्चन, सिर्फ अपना थोड़ा कॉमन सेंस लगा के फिर लिखो, समझो, सुनो, मैं जो बता रही हूँ उसे सुनते जाओ, एज अ स्टोरी सुनो, फिर उसके बाद बस उसको फिर मैंने तुम बताया, तुमने सुना, अब उसको एक बार खुद से रिकॉल करने की कोशिश करो, कॉपी बंद करके, ठीक है, जहाँ तक गए एक बार देख लो, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अब उसके बाद फिर उधर से कंटिन्यू करो, एक बार देख लिया, ठीक है, फिर दोबारा करोगे तो अब फिर तुम दोबारा वहाँ नहीं अटकोगे, नहीं अटकोगे, मान लो नहीं अटकोगे, तुम 3 से 4 से ऑन अ रेगुलर बेसिस से रिवाइज करते जाओ, एक दिन रिवाइज किया, ठीक है, एक बार कर लिया, अगले दिन अगर मैंने दोबारा कर लो, फिर उसके बाद सेकेंड डे दोबारा रिवाइज करो। बहुत बड़ा चैप्टर है लेकिन टफ नहीं है, एज स्टोरी समझोगे, सुनोगे, हो जाएगा, ठीक है, ओके। नाउ इतनी मोटिवेशन दे दी, कुछ फायदा तो रखना यार, मेरी भी थोड़ी इज्जत रखना, ठीक है, ओके। नाउ देखो, जो जहांगीर वॉज प्रेजेंटेड विद पेंटिंग्स एंड डेकोरेटिव ऑब्जेक्ट्स डिपिक्टेड हाई आर्ट फ्रॉम यूरोप, इसको छोड़ दो, इसको करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें कहाँ से करना है बता रही हूँ। गिवन दिस कल्चरल एंड आर्टिस्टिक एक्सपोजर जो था, यूरोपियन आर्टिस्टिविटी दिखती थी पेंटिंग में, यूरोपियन टाइम की, ठीक है, मेकिंग देयर वे इनटू द प्रेवलेंट इंडो ईरानियन स्टाइल भी दिखता था, देयर मेकिंग द जहांगीर स्कूल ऑफ आर्ट इम्प्रेसिव, यही सब चीज़ें उसके स्कूल को, फिर स्कूल ऑफ आर्ट को बहुत इम्प्रेसिव, बहुत ज़्यादा एलिगेंट, बहुत ज़्यादा वाइब्रेंट बना रही थी, ठीक है, यही सब चीज़ें जो थी, यूरोपियन स्टाइल दिखाना, इंडो ईरानियन स्टाइल दिखाना, सब कुछ दिखाना, ठीक है। अच्छा, जो आर्टिस्ट होते थे, द आर्टिस्ट ऑफ द मुगल एटलियर क्रिएटिवली एसिमुलेट द 3 स्टाइल, 3 स्टाइल को मिक्स करके उस टाइम के लोग बना रहे थे पेंटिंग मुगल एटलियर में, इंडिजीनियस स्टाइल, पर्शियन स्टाइल, यूरोपियन स्टाइल, ठीक है, ये 3 चीजें। अब जहांगीर के टाइम की पेंटिंग आ जाते हैं। सबसे पहला पेंटिंग कौन सा है, जहांगीर इन दरबार फ्रॉम जहांगीर नामा से ली गई है, ये याद रखना, किसने बनाई है, अबुल हसन ने। अबुल हसन कौन था, जो कि एक अकारिजा नाम के मास्टर आर्टिस्ट थे, किसके पेड़ में, जहांगीर के पेड़ में, जिसने किसने हायर किया था, जहांगीर ने हायर किया था अपने मुगल एटलियर में, जिनके बेटे थे अबुल हसन, जिन्होंने क्या बनाई थी, एक पेंटिंग बनाई थी जहांगीर पेड़ में। कौन सी पेंटिंग बनाई थी, जहांगीर इन दरबार, क्योंकि किसमें से हमें मिली, जहांगीर नामा में। जहांगीर नामा में हम क्या रखते थे, कौन सी पेंटिंग बनाई, कौन सी उनका आर्टिस्टिक पैशन क्या था, सब कुछ उसमें रिकॉर्ड रखते थे उस एक पर्टिकुलर राजा का, ठीक है, ओके। अब आते हैं, ओके, इसमें क्या बोला है, जहांगीर इज एट द हाईएस्ट लेवल इन द सेंटर, ठीक है, वेयर द आई इज मूविंग इमीडिएटली फ्रॉम, मैं अपने आप से बता रही हूँ, जैसे बोलूँगी सुनते जाना, दिमाग में घुसता जाएगा, ठीक है। क्या लिखोगे इसे बताओ, मैं बताता हूँ, ठीक है, देखो, पहली चीज लिखोगे, कंपोजिशन लिख देना, जहांगीर दरबार, खुद से उस चीज को डिस्क्राइब करना सीखो, खुद से सीखो उस चीज को डिस्क्राइब करना। तुम्हें पेंटिंग को ध्यान में रखो, पेंटिंग में एक से 2 बार पेंटिंग देख लोगे ना, और उसे बोल लोगे कि जहांगीर दरबार में ये, अब तुम्हारा दिमाग में था, देखो, अगर तुम सोचो कि जहांगीर दरबार में, ठीक है, तुमने एक बार देखी होगी, 2 बार देखी होगी, जब तीसरी बार तुम याद करोगे ना, तुम्हें याद आ जाएगा। अगर नहीं, पेंटिंग एकदम क्लियर भी नहीं होगी ना, अब देखो, तुम्हें देखी चीज बहुत जल्दी याद होती है, तुम इसे देख रहे हो, 2 से 3 बार देखोगे, याद तो हो ही जाएगी। अब बताते हैं, देखो, वर्टिकल कंपोजिशन है, लिख दोगे, ठीक है, मल्टीपल कैरेक्टर्स दिख रहे हैं, जो उस टाइम की जो पब्लिक है, क्या लिख दोगे, पब्लिक डिपिक्टेड, पब्लिक, एंड जहांगीर इज सीटेड ऑन द टॉप पार्ट ऑफ द पेंटिंग, एंड ऑल्सो इन द सेंटर, on in the left and right side there were people depicted, who are depicted, ठीक है। और अगर गिन सकते हो, देखो, एक लिख देना, ये तुम्हारा राइट, इनका लेफ्ट होगा, ठीक है, तो ये लेफ्ट है और ये राइट है, ठीक है, ये वाली साइड राइट लिखना। हाँ, तो ये जो पेंटिंग है, इसमें लेफ्ट साइड पे 5 कैरेक्टर हैं, ठीक है,
और राइट साइड में सीन करेक्टर है, ये लिख देना। ओके, और लिख देना कि नीचे नीचे के साइड में पब्लिक है, पब्लिक इज डिपिक्टेड इन द पेंटिंग, है ना। और एलिफेंट एंड हॉर्सेस ऑल्सो डिपिक्टेड इन द पेंटिंग, करेक्ट। एंड दैट्स इट, इतना लिख दोगे काफ़ी है, बहुत काफ़ी है, ठीक है। इससे ज़्यादा नहीं लिखना। और ये तो लिखोगे किसने बनाई है, जहांगीर, और किस पीरियड में बनाई, किस सब स्कूल में बनाई है, किस स्कूल, ऐसे लिखना। जैसा मैं तुम्हें एक फॉर्म करके बता रही हूँ, ठीक है, एक फॉर्म बता रही हूँ तुम्हें। जहाँ अगर लिखा है राइट समथिंग अबाउट द जहांगीर दरबार पेंटिंग, वैसे ऐसा आता नहीं, तुम जब लिखते हो ना, वो लिखता है, पूछता है राइट एन अकाउंट ऑन द जहांगीर, तो अब तुम जब उसके ऊपर लिखोगे तो तुम अपने आप को उसमें मेंशन करोगे, उसकी सारी डिटेल A to Z जो मैं तुम्हें बता रही हूँ, सब तुम्हें इसका एक जहांगीर का पूरा लिखना पड़ेगा जिसमें लिखा है, जो मैं तुम्हें बता रही हूँ। तो उसमें तुम ये भी इंक्लूड करोगे, तो जहांगीर दरबार से लिखोगे ना, तो उसमें तुम ये लिखोगे दैट देयर इज अ पेंटिंग विच वॉज टेकन फ्रॉम द जहांगीर नामा एंड दैट पेंटिंग नेम वॉज जहांगीर इन दरबार इन विच वॉज अब उसमें ना तुम ये सब लिखना, पॉइंट में लिखना, पॉइंट से लिखोगे ज़्यादा जल्दी नंबर मिलेंगे। नेम लिखना, ऐसे लिखोगे ना पहले, दैट देयर इज अ पेंटिंग विच वॉज टेकन फ्रॉम द जहांगीर नामा एंड दैट द पेंटिंग वॉज नेम लिखोगे जहांगीर दरबार, ठीक है। तो लिखोगे क्या लिखोगे तुम, आर्टिस्ट लिखना अबुल हसन, ठीक है, अबुल हसन। अच्छा, ये मेंशन नहीं कर दिया कि किसके बेटे थे, ये नहीं लिखना, बस इतना ही है, अबुल हसन, ठीक है। उसके बाद तुम लिखोगे सब स्कूल क्या है, जहांगीर, ठीक है। स्कूल क्या है, मुगल स्कूल, ओके, अच्छा, ठीक है। इनकी कोई कलेक्शन है, एक मिनट, नहीं लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हाँ, उसके बाद तुम लिखोगे दैट कंपोजिशन क्या है। अब तुम कंपोजिशन वाला पार्ट जो है वो पैराग्राफ में लिखना, थोड़ी चालाकी दिखानी पड़ेगी। जो चीज़ जैसे लेंदी बनो तो वैसे लेंदी बनाओ, उसको लेंदी बनाने से नंबर मिलते हैं, ठीक है। तब लिखना दैट दिस पेंटिंग कंपोजिशन is vertical and in this painting there is a presence of Jahangir who is seated in the center in the center of the top position and beside him in the right side there are 5 people are depicted and in the left side there are 3 people who are depicted and in the ground part public is depicted and on the left side there is an horse and on the right side there is an elephant who were depicted, ठीक है, या who is depicted। प्रेजेंट में तो पास में तुम्हारी इच्छा है किसी में भी लिख सकते हो। तो ये तुम्हारा एक चीज था। अच्छा, ये पब्लिक भी लिख सकते हो या ऑडियंस भी लिख सकते हो, तुम्हारी इच्छा है, आइदर पब्लिक और ऑडियंस, तुम्हारी इच्छा, तुम कुछ भी लिख सकते हो, नंबर दोनों में मिल जाएंगे। अब इसके बाद आती है एक और पेंटिंग दैट जहांगीर ड्रीम। जहांगीर ड्रीम वाली जो पेंटिंग है वो भी किसने बनाई है, अबुल हसन ने बनाई है ना, अबुल हसन ने बनाई है, ठीक है। इसकी ना आई गेस जहांगीर ड्रीम जो है ना, इसकी पेंटिंग से दिखाई नहीं गई है, कि नहीं दिखाई गई है, दिखाई गई है, दिखाई गई है, दिखाई गई है। खुद बता दो पेंटिंग में क्या है, पेंटिंग में क्या है तुम खुद दिखा दो। वैसे यहाँ लिखा है जो मैं तुम्हें पढ़ के बता देती हूँ। अबुल हसन ने बनाई है जहांगीर ड्रीम, ठीक है, इन विच ही वॉज विजिटेड बाय पर्शियन सफाविद एम्परर शाह अब्बास, जिसके अंदर क्या है, वो एक विजिट कर रहे हैं बाय द पर्शियन सफाविद एम्परर शाह अब्बास, हिज राइवल हु possessed द मच डिजायर्ड प्रोविंस ऑफ कंदाहर। ये वाली पेंटिंग, हाँ, ये नहीं करना, ये नहीं करना, ये नहीं करना, मतलब पेंटिंग करनी है, पेंटिंग के लिए मना नहीं कर रही हूँ, पेंटिंग नहीं करना तो मारूंगी इसे, पेंटिंग तो करनी है तुम्हें, ये नहीं करना। ये देखो, द किंग स्टैंड ऑन अ ग्लोब, ये याद रखना है कि एक राजा है जो ग्लोब पे खड़ा है, जिनके दोनों के बीच में, है ना, एक होवर है, होवर इज अ काइंड ऑफ दिस,
ओवर मच ऑफ इंडिया एंड मिडल ईस्ट 2 एनिमल्स स्लीप, नीचे 2 एनिमल्स जो है वो सो रहे हैं, ठीक है। एंड द सिंबलिज्म ऑफ द डिपिक्शन डज नॉट एस्केप द व्यूअर, द पावरफुल लायन ऑन विच जहांगीर टावर द डोकाइल शिप, एक पावरफुल लायन है जिसके ऊपर जहांगीर टावर है, डोकाइल शिप ऑन विच द पर्शियन शाह स्टैंड, ये सब चीजें दिखाई गई हैं। सन एंड मून हेल्ड बाय 2 विंग्ड एंजल्स, सन और मून दोनों ही पकड़ रखे हैं 2 एंजल्स से, ये चीजें तुम्हें इसमें बतानी है बस। और ये इनकमिंग यूरोपियन आर्ट से मोटिव से इंस्पायर्ड है, ठीक है, यही बताना है और कुछ नहीं बताना इस पेंटिंग में, दैट्स इट। तो 2 पेंटिंग हो गई। अब एक ये पेंटिंग है जहांगीर एनथ्रोन्ड ऑन एन आवर ग्लास, ये वाली जो पेंटिंग है ना, ये पेंटिंग तुम रट के घोल के पी जाओ, क्योंकि ये वाली पेंटिंग ना बहुत पूछी जाती है। ये वाली पेंटिंग मैंने भी बहुत बार की थी, मतलब इसको मैंने ज़्यादा बार नहीं रटा था क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, जैसे मैं तुम्हें बताऊंगी तो मुझे पता चल जाएगा इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, बहुत ईजीली निकल जाएगी पेंटिंग भी, ठीक है। चलो करते हैं, ये चैप्टर वैसे आज खत्म हो जाएगा, इसके बाद सिर्फ डिस्क्रिप्शन ऑफ पेंटिंग ही बचेगा, जो कि मैं तुम्हें एक लेक्चर लेके, मैंने बता बोला ना पार्ट 1 पार्ट 2 लग जाएगा और एक लास्ट लेक्चर लगेगा जो डिस्क्रिप्शन ऑफ पेंटिंग का होगा। ये लेक्चर जल्दी खत्म हो जाएगा अगर हम लेट ना करें तो, ठीक ठीक है। हाँ, जहांगीर एनथ्रोन्ड ऑन एन आवर ग्लास, ये वाली पेंटिंग है। सिंबल इज क्रिएटिवली अप्लाइड बाय द कोट पेंटर विचित्र, अब इसमें ज़्यादा तुम्हें याद है ना, जहांगीर एनथ्रोन्ड ऑन एन आवर ग्लास वाली पेंटिंग किसने बनाई थी, विचित्र ने बनाई थी। हु कैन बी सीन ऑन द एम्परर राइट हैंड कॉर्नर होल्डिंग अ पेंटिंग इन हिज हैंड, इसमें क्या दिख रहा है, एक एम्परर के राइट हैंड कॉर्नर में, सीन ऑन द एम्परर राइट हैंड, एम्परर के राइट हैंड में एक पेंटिंग होल्ड है, उनके हैंड में एक पेंटिंग है, उन्होंने पकड़ रखी है। बस हाँ, बस इतना याद रखना, देखो ये भी याद रखने की जरूरत है नहीं, इसका भी कोई नीड नहीं है, इतना नीड नहीं है इस सब चीज़ों का, ठीक है। हाँ, सिर्फ नीड किसकी है, जहांगीर एनथ्रोन्ड ऑन एन आवर ग्लास वाली जो पेंटिंग है, वो वाली पेंटिंग किसने बनाई, विचित्र ने, ये याद रखना, और इससे ज़्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है। अब इसके बाद हम इस पे आते हैं ना, ठीक है, ज़्यादा तो बचा नहीं है, इसमें भी ज़्यादा नहीं है, बता रही हूँ तुम्हें, अपने आप से बता रही हूँ, ज़्यादा इसमें नहीं है। सन ऑफ जहांगीर जो थे वो क्या थे, प्रिंस खुर्रम थे, तुम्हें पता है। सक्सीडेड द थ्रोन ऑफ दिल्ली बाय द नेम शाहजहां, इनका नाम क्या है, शाहजहां, ठीक है। इनका सिर्फ इन्होंने ही नॉट ओनली एक्वायर्ड अ पॉलिटिकल स्टेबल एम्पायर, सिर्फ इन्होंने यही नहीं बल्कि फाइनेस्ट ऑफ आर्टिस्ट एंड एटलियर दिखाया, ठीक है। शाहजहां एनकरेज द आर्टिस्ट इन द एटलियर टू क्रिएट मैग्निफिकेंट वर्क, शाहजहां जो थे वो एनकरेज करते थे अपने एटलियर में आर्टिस्ट को कि वो और अच्छा काम करे। जैसे जहांगीर का जो ऑब्सेशन था वो टुवर्ड्स फ्लोरेंट फौना था, टुवर्ड्स एनिमल्स था, इनका वैसे ही जो ऑब्सेशन था वो टुवर्ड्स वेल्थ था, ठीक है। तो बेसिकली अपने वर्क में इमेजिनेशन और डॉक्यूमेंटेशन को दिखाना चाहते थे, एक ब्लेंड दिखाना चाहते थे। आइडियलाइजेशन एंड ग्रेट स्टाइलेशन वर प्रेफर्ड ओवर नेचुरलिस्टिक, इनके लिए नेचुरलिस्टिक चीज़ के ऊपर आइडियलाइजेशन, जो तुम्हारा मन गर्भ कहानी है, लाइक वो चीज़ आइडियलाइजेशन जो तुम सोच सकते हो, ग्रेट से ग्रेट स्टाइल, रियलिस्टिक नहीं, नेचुरलिस्टिक नहीं, कुछ और ही आइडिया जो तुम खुद से क्रिएट कर रहे हो, ठीक है, मन में, वो चीज़ दिखाने इनका ऑब्सेशन था, ठीक है। द आर्टिस्ट प्रोड्यूस अंडर हिज सुपरविजन कंसंट्रेटेड ऑन सबलाइमल क्वालिटीज एंड एक्जेलिकेट, बहुत अच्छा ब्यूटिफिकेशन दिखाते थे, विच वॉज क्रिएटेड बाय द यूज ऑफ ज्वेल लाइक कलर्स, परफेक्ट रेंडरिंग एंड इंट्रिकेट फ्यू फाइन लाइन्स। द हायर कॉन्सेप्ट इन द पेंटिंग वर गिव मच प्रोमिनेंस एंड द विजुअल्स वर क्रिएटेड meticulously to call out multitude of interpretation that a single painting could offer. His love for sparkling colors and scents and passion for monumental architecture and subject choice of painting inform us of the majestic image that he wanted to leave behind. And अच्छा, इन्होंने एक पेंटिंग बनवाई that the Pachanama is one of the most exuberant painting project undertaken by his court atelier.
reflects the extraordinary manuscript that present the height that Indian, जिसने बहुत ऊंचाई तक छुआ in the Indian miniature painting achieved, and the Mughal painting during this time depicted the impressive, बहुत अच्छा impressive, बहुत ज़्यादा impression जमाया उस टाइम पे मुगल स्टाइल ऑफ पेंटिंग ने, ठीक है, enchanting palette of colors, है ना, और एंड sophisticated composition of portrait, royal historical mystic subjects, ठीक है. The Mughal school of painting, which had embraced and presented on adoration of its contemporary world, began to okay. Now अब देखो मैं तो बताती हूँ, इतना ही बचा है. इसका जो लेटर वाला पार्ट है ना वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे विद द डिस्क्रिप्शन ऑफ पेंटिंग. थोड़ा सा ही पार्ट है, वो ज़्यादा कुछ है नहीं, इसमें डिटेलिंग है तो, जो कि 5 मिनट का भी नहीं होगा, ज़्यादा ही होगा. अभी इसको इतना रैप अप करके चलेंगे ना तो फिर एक पार्ट कंप्लीट होगा, इससे कह रही हूँ. तो जो हमारे शाहजहाँ थे, ठीक है, शाहजहाँ के बाद कौन आया, उनके सन दारा शिकोह was denied his empire and life as a liberal underdog. अच्छा पता है इसके साथ एक पेंटिंग है दारा शिकोह की बारात करके एक पेंटिंग है, मैरिज प्रोसेशन ऑफ दारा शिकोह. बहुत ज़्यादा फेमस पेंटिंग है भाई. इस पेंटिंग में बहुत क्वेश्चन आते हैं. पता है इस वाले चैप्टर से हद से ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, बहुत ज़्यादा, मैं तुम्हें बता रही हूँ. अच्छा पता है तुम्हें औरंगजेब और शाहजहाँ और औरंगजेब दोनों भाई थे, जिनमें से शाहजहाँ जो थे वो हार गए थे औरंगजेब से, जिसकी वजह से औरंगजेब का जब राज वो आया ना राज, ठीक है, उनका जब वो आया तो उसमें क्या हुआ कि जितने भी इनका कोई भी इंटरेस्ट नहीं था आर्ट में, तो इन्होंने आर्ट को ज़्यादा आगे बढ़ाया भी नहीं, तो इसकी वजह से डिक्लिनेशन आने लगा आर्ट में. तो जितने भी आर्टिस्ट थे वो सब मुगल से निकल के डेक्कन साइड चले गए थे. तो डेक्कन वाला जो पार्ट है ना वो 16th सेंचुरी से स्टार्ट होता है, 16th में ही खत्म हो जाता है. ये याद रखना, 16 से 1670 या 1690 तक चलता है वो, उससे ज़्यादा नहीं चलता. तो डेक्कन वाला पार्ट इतना ही है ना. हिज फोकस वाज ऑन एक्सपेंशन ऑफ मुगल. उनका सिर्फ काम क्या था, उनका सिर्फ अपनी लीडरशिप पे ध्यान देना और अपने एम्पायर को बढ़ाते रहना. पॉलिटिकल लाइफ में ज़्यादा था, उनका आर्ट से कोई लेना देना नहीं था, उनका कोई इंटरेस्ट नहीं था, वो उसमें कोई एफर्ट भी नहीं डाल रहे थे कि वो उसको बढ़ाएं, ठीक है, मुगल एटलियर को. तो दैट वाज द चैप्टर, ठीक है, ये चैप्टर था जो कि अब हम ख़त्म कर चुके हैं. मैंने तुम्हें जो भी बताया है वो सब तुम याद रखना. मैं तुम्हें स्टोरी बताई है तो तुम्हें याद. अब इसके जो मेन पॉइंट्स होंगे ना, नोट्स वगैरह, नोट्स एक फॉर्मेट बना के मैं तुम्हें एक फ्लो चार्ट बना के जो भी मैंने तुम्हें बताया है वो तुम याद रखना. जिस चीज़ को अंडरलाइन की है उसको बिल्कुल मत छोड़ना. जैसे जैसे मतलब जो चीज़ मेरे मुँह से निकली है वो चीज़ ज़रूरी है, तो उसको अपने बुक में उस चीज़ को हाईलाइट करते हुए ही चलना. वही चीज़ तुम्हें इंपॉर्टेंट है, वही चीज़ तुम्हें याद रखनी है. बाकी जो चीज़ मैंने बोली भी नहीं है, मैंने जो इसमें अंडरलाइन भी नहीं की है, वो चीज़ तुम्हें नहीं पढ़नी है, वो चीज़ तुम्हें छोड़ देनी है. और अगर इनफैक्ट मन करे जस्ट फॉर अ रीडिंग तो तुम उसे रीड कर सकते हो, मैं मना नहीं कर रही हूँ रीड करना, लेकिन उससे क्वेश्चन नहीं बनता है. और बाकी जो अगर नोट्स की बात आती है तो नोट्स तो तुम्हें इंस्टाग्राम पे प्रोवाइड होंगे, ठीक है, इंस्टाग्राम पे नोट्स प्रोवाइड होंगे. दूसरा क्या होगा कि मैं तुम्हें एक फ्लो चार्ट बना के इसका एक फ्लो चार्ट करके एक वीडियो बनाऊंगी फिर, जिसमें फ्लो चार्ट से रिवाइज कराऊंगी विद इन 30 मिनट्स. तो होगा फिर रिवाइज कि सोच सकते हो 2.5 घंटे का चैप्टर, अगर ये भी 1 घंटे में ले रही हो और वो 1 घंटे की वीडियो थी, 1 घंटा या आधा घंटा अप्रॉक्स थी. अगर आधा घंटा वो वीडियो भी थी और ये 1 घंटे की है, और अभी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो 1 घंटे भी ले सकती, क्योंकि इसमें पेंटिंग्स बहुत ज़्यादा और डिस्क्रिप्शन बहुत ज़्यादा है. तो तुम सोच सकते हो 2.5 घंटे की वीडियो तो अप्रॉक्स हो ही गई, है ना. ले दे के 5 मिनट हटा ले दे के 2.5 घंटे की वीडियो मैं तुम्हें आधे घंटे में कवर कराऊंगी. अगर मैं तुम्हें डिस्क्रिप्शन वाला पेंटिंग वाला पार्ट बता भी दूँ, मैं तो पेंटिंग नहीं पढ़ाऊंगी उस फ्लो चार्ट में तुम्हें मैं सिर्फ पूरा डिस्क्रिप्शन पूरा चैप्टर का दूंगी, वो बता दूँ. वो भी अगर तुम्हें विद इन 30 मिनट्स अगर कवर करवा दूँ बहुत बड़ी बात है ना, बहुत बड़ी बात है, क्योंकि 2 घंटे का चैप्टर तो आधे घंटे में रिवाइज करवाऊंगी विद इन स्पीड और पूरा कवरेज लेके. जो भी जितना मैं तुम्हें बताया सब डिस्क्रिप्शन में लेके तुम्हें बताऊंगी, वो चीज़ बहुत बड़ी बात हो जाएगी, ठीक है. वो चीज़ में मैं तुम्हें बता दूंगी, और जो मैंने बोला है, जो मेरे मुंह से निकल गया उसको अंडरलाइन करके चलना, उसको नोट में लेते हुए चलना, उसको छोड़ना बिल्कुल नहीं है, ठीक है. बाकी ये वाला जो लेटर मुगल पेंटिंग वाला पार्ट है ये मैं तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में डिस्क्रिप्शन ऑफ पेंटिंग के साथ बताऊँगी. ये चीज़ बता देती हूँ कौन सी पेंटिंग नहीं करनी है.
पेंटिंग एक ये वाली, हाँ, ये वाली पेंटिंग नहीं करनी, नहीं करनी। ये वाली तो ज़रूर करनी है। फाल्कनर बर्ड्स डांगी पीरियड की है। ज़ेब्रा भी नहीं करनी, ये भी नहीं करनी। इसमें कुछ पेंटिंग्स नहीं दिखाई गई है वैसे बताऊँ तो। मैरिज पोजीशन ऑफ दारा शिको की बारात ये करनी है। ओ शिट, ये क्या हुआ? हाँ देखो, इसमें 3 पेंटिंग है, लेकिन 3 पेंटिंग रियलिटी में नहीं है। रियलिटी में और भी पेंटिंग है जो कि इसमें दिखाई नहीं गई है, तो मैं तुम्हें दिखाऊंगी। मेरे को भी नाम थोड़ा सा ब्लर आ रहा है, ठीक है। तो मैं तुम्हें बताऊंगी वो पेंटिंग भी। इसमें से 3 पेंटिंग तो नहीं है, मैं तुम्हें ये ज़रूर बता दूँ। इस भ्रम में मत चलना कि 3 ही पेंटिंग है, ये इस भ्रम में मत चलना। और जो पेंटिंग बताऊंगी ना, वो पेंटिंग आती है, वो पेंटिंग पूछी जाती है, ठीक है। इसमें हर एक पीरियड से एक एक पेंटिंग है, तो ये सोच के बिल्कुल मत चलना कि इसमें 3 ही पेंटिंग आएगी, नहीं और भी, ठीक है। ये भ्रम हटा दो, दूर कर दो, बिल्कुल दूर कर दो, ठीक है। ओके, दैट्स फॉर इट टुडे। तो यही था हमारा आज का चैप्टर, है ना, जो हमने अभी तक कंप्लीट कर लिया है। एंड थैंक यू माय लवली। मेरी इंस्टाग्राम आईडी मैंने तुम्हें बता दी है, smart_study11। फॉलो कर लो, प्राइवेट आईडी है वैसे, रिक्वेस्ट भेजोगे आई विल एक्सेप्ट, ठीक है, दैट योर रिक्वेस्ट, ओके। और हो सकता है 1-2 दिन लग जाए एक्सेप्ट करने में, क्योंकि वो आईडी मतलब मैं इंस्टाग्राम को थोड़ा सा सिर्फ नोट्स डालने की वजह से ओपन करती हूँ, तो जब नोट्स डालूंगी तब जरूर देखूँगी, तब तुम्हें एक्ट कर दूँगी, ठीक। और नोट्स तुम्हें मिलते रहेंगे। और मेरे सब्सक्राइबर्स जल्दी जल्दी बढ़वा दो, ठीक है। सब्सक्राइब करना मेरे वीडियो को, मतलब मेरे चैनल को, सॉरी, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को, बेल आइकन प्रेस करना ताकि तुम्हें नोटिफिकेशन तुम्हें टाइम टू टाइम अपडेट होते रहे, ठीक है। और रही बात दूसरी कि वीडियो लाइक करना, अगर अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करना चैनल को, कमेंट करना, शेयर करना, अपनी क्लास में फैला दो फाइन आर्ट्स की वीडियो को कि भैया ये चैनल पे फाइन आर्ट्स का वीडियो आता है, क्योंकि फाइन आर्ट्स की वीडियो सबको ज़रूरत है ना। तो इस वीडियो को और मेरे लिए बहुत बड़ा सपोर्ट होगा, तुम्हारा सिर्फ एक शेयर अपने क्लासमेट्स को उनको सब्सक्राइब करवाना मेरे लिए बहुत बड़ा सपोर्ट है। मेरे थोड़ी सी हेल्प कर दो, बस मेरा सब्सक्राइबर करवा दो, ठीक है गाइस। एंड मेरे को इतना 50 तक करवा दो, आगे फिर मैं तुम्हें लाइव क्लासेस दूँगी, मतलब 50 या और भी करवा दो, ठीक है। तुम्हारे सपोर्ट से ही मेरा चैनल चलेगा, है ना। तो तुम मुझे सपोर्ट करो, मैं तुम्हें वीडियोस देती ही रहूँगी, तुम्हें कंटेंट प्रोवाइड करती रहूँगी, तुम्हें तुम्हारा साथ तो नहीं छोड़ूँगी, तुम्हें वीडियोस तुम मेरे सब्सक्राइबर्स करवा दो, मेरी लाइव एक्सेस हो जाएगी, लाइव एक्सेस हो जाएगी। मैं तुम्हें लाइव वीडियोस लाइव तुम्हें पढ़ाऊँगी, तुम्हारी एग्ज़ाम्स के टाइम क्लास लेती रहूँगी। वीडियोस तब तक जब तक लाइव एक्सेस नहीं होता तो मैं तुम्हें वीडियोस के थ्रू ही करवाऊँगी, लेकिन जैसे ही मेरा लाइव एक्सेस होगा मैं तुम्हें, भले मुझे रात रात भर बैठ के तुम्हें पढ़ाना पड़ जाए, लेकिन मैं तुम्हें पढ़ाऊँगी, मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूँगी, ठीक है। और तुम्हें लाइव कंटेंट मिलता रहेगा, तुम्हें सब्सक्राइबर्स बढ़ा दो, मेरी लाइव एक्सेस हो जाएगी, तुम्हें लाइव क्लासेस मिलेंगी, नोट्स मिलेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाई जाएगी, क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराया जाएगा यहाँ, ठीक है, फाइन आर्ट्स का। तो ओके, थैंक यू गाइस, थैंक यू माय लवली, बाय बाय।